इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो ये फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उनके रास्ते में कुछ रुकावटें आती हैं और इन्हीं रुकावटों को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है उस तरीके से डिनोट करते हैं और इसका सिंबल है ओमेगा, और रेजिस्टेंस को हम लोग ओम, इसका एसआई यूनिट ओम है और इसका सिंबल है ओमेगा, और ये हरदम इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जिस तरीके से एक मूवमेंट का हम लोगों ने देखा होगा डेली मूवमेंट को, कि जब भी हम मोशन करते हैं तो फ्रिक्शन उसको रोकता है, अगेंस्ट में काम करता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस फ्रिक्शन की तरह से काम करता हुआ देखा गया है। और 1 ओम की जो वैल्यू होती है वो अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, 1 एम्पियर का करंट फ्लो किया जा रहा है, तो उसके बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम आता है, जिसको आगे चल करके भी आपको बताया जाएगा। आइए देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द वायर। वायर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा, रास्ते में रुकावटें उतनी ज़्यादा आएंगी और रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए ज़्यादा लंबा वायर होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। वायर की लेंथ कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि इसके पीछे नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। जब वायर का लेंथ बहुत ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को रास्ते में बहुत ज़्यादा एटम से, दूसरे आयनों से बार बार टकराना पड़ता है। आइए दूसरा फैक्टर देखते हैं। इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर दूसरा फैक्टर है। तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ही ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, क्योंकि जब ज़्यादा क्रॉस सेक्शन तो नंबर ऑफ कोलिजन्स, यानी कि रास्ते में जो आने वाली रुकावटें हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में परेशानी होगी, वो रुकावटें कम आती हैं। इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो वायर का मटेरियल होता है, और इसी फैक्टर से जुड़ा हुआ है रेजिस्टिविटी। इसमें सबसे अच्छा अलग अलग वायर का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर की वजह से रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है उस चीज़ के ऊपर। इसमें सबसे अच्छा होता है सिल्वर। लेकिन सिल्वर हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। हम यूज करते हैं उसके लिए एल्युमिनियम को, जिनकी की रेजिस्टिविटी इनकी भी कम होती है, लेकिन ये चीप भी होते हैं, सस्ते ही होते हैं। लेकिन सिल्वर से इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। इसके बाद से जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किस तरीके से होता है? तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर वायर का ज़्यादा होगा, उतना ही इसमें जो रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का, आयंस का, वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो और इस वजह से जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक अगर समेटिव रूप में हम इसको देखें तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा दिखाई देगा। R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और वहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया है रो, जिसको कि रेजिस्टिविटी ऑफ दी मटेरियल कहते हैं। और ये मटेरियल टू मटेरियल वैरी करता है, ये मटेरियल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो आइए अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। जॉर्ज साइमन ओम एक वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने ओम्स लॉ को डिराइव किया था। इनके अकॉर्डिंग अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर, एमीटर और करंट फ्लो हो रहा हो, तो जो करंट का फ्लो है वो उसमें लगाए गए वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसमें जो रेजिस्टेंस है वायर का, सब्सटेंस का,
उस रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो किसी एक दिए गए इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू R होता है।